नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हमने हिमालय का विभाजन पढ़ा था उसकी विभिन्न श्रृंखलाओं के आधार पर, जिसमें हमने ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, मध्य अथवा लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणियों की चर्चा की थी। आज की इस क्लास में हम हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण पढ़ेंगे और इस क्लास में हम नदियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण पढ़ेंगे कि आखिरकार नदियों के आधार पर हिमालय को कितने हिस्सों में बांटा गया है और विभिन्न हिस्सों के क्या नाम हैं और उनकी लंबाइयाँ या उनकी विशेषताएं क्या हैं। तो आज की जो हमारी क्लास होगी विद्यार्थियों, वो होगी नदियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण। तो विद्यार्थियों, सबसे पहला प्रश्न जो यहाँ आपसे पूछा जा सकता है वो ये है कि बताइए किस व्यक्ति ने नदियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण किया। उस व्यक्ति का नाम ही सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है। तो विद्यार्थियों, उस व्यक्ति का नाम है सर सिडनी बुराड। मैं यहाँ लिख देता हूँ, उस व्यक्ति का नाम है सर सिडनी बुराड। सर सिडनी बुराड वो व्यक्ति थे जिन्होंने हिमालय का नदियों के आधार पर वर्गीकरण किया। विद्यार्थियों, इस मैप पर आप बड़ी आसानी से देख पा रहे होंगे कि कौन कौन सी नदियां हैं। तो पहले हम इस मैप को समझ लेते हैं कि इसमें कहाँ क्या है, उसके बाद हम इसका अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, ये जो आपको लाइनें दिखाई दे रही हैं, ये जो डॉटेड लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं, ये वाली जो लाइन है ये है सिंधु। ये वाली जो लाइन आपको दिखाई दे रही है ये नदी है विद्यार्थियों सतलज। ये जो बिल्कुल नेपाल के निकट से आपको लाइन आती हुई दिखाई दे रही है ये है काली नदी। सिक्किम से जो लाइन आती हुई दिखाई दे रही है ये है तीस्ता नदी। और विद्यार्थियों, ये जो लाइन आपको दिखाई आती दे रही है जो अरुणाचल से प्रवेश कर रही है भारत में, ये है ब्रह्मपुत्र नदी। तो यहाँ पर ये नदियाँ हैं जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं नदियों के आधार पर ही हिमालय का वर्गीकरण किया गया है। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले जो यहाँ हिमालय हमें पढ़ना है नदियों के आधार पर वो है कश्मीर हिमालय। विद्यार्थियों, आप देख पा रहे होंगे कि यदि हम कश्मीर हिमालय की बात करें तो सिंधु और सतलज नदियों के बीच का जो हिमालयी क्षेत्र है विद्यार्थियों, सिंधु और सतलज के बीच का जो हिमालयी क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, इस हिमालयी क्षेत्र को हम कश्मीर हिमालय कहते हैं। ठीक है, सिंधु और सतलज के बीच के हिमालयी क्षेत्र को कश्मीर हिमालय कहा जाता है। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कश्मीर हिमालय का विस्तार किन नदियों के मध्य में है, तो आप जवाब देंगे सिंधु से सतलज नदियों के बीच के क्षेत्र को हम कश्मीर हिमालय कहते हैं। आप ध्यान देंगे अगर तो इसी कश्मीर हिमालय में ही आपको हमने इस क्षेत्र को पढ़ा है, ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। इसी कश्मीर हिमालय के अंतर्गत जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल और धौलाधार जैसी श्रृंखलाएं शामिल हो जाती हैं। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, जास्कर, लद्दाख, धौलाधार, पीर पंजाल और काराकोरम। ठीक है, ये सारी की सारी पर्वत श्रृंखलाएं हमने ट्रांस हिमालय में इन सभी को पढ़ा है, चाहे काराकोरम हो, चाहे लद्दाख हो, चाहे जास्कर हो, चाहे पीर पंजाल हो, ठीक है, चाहे आपका धौलाधार हो। तो ये जो आपकी श्रृंखलाएं हैं ये सारी की सारी श्रृंखलाएं कश्मीर हिमालय के अंतर्गत ही आती हैं। यदि हम इसकी लंबाई की बात करें कि कश्मीर हिमालय की लंबाई कितनी है विद्यार्थियों, तो कश्मीर हिमालय की लंबाई 500 किलोमीटर है। कश्मीर हिमालय की लंबाई विद्यार्थियों 500 किलोमीटर है। और इसी कश्मीर हिमालय में ही विद्यार्थियों, इसी कश्मीर हिमालय में ही कुछ प्रमुख हिमानी भी देखने को मिलते हैं, जिनकी चर्चा हम हालांकि ट्रांस हिमालय में कर चुके हैं। हिमानी मैं आपको बता चुका हूं क्या होता है। हिमानी होती है विद्यार्थियों बर्फ की जमी हुई नदी। ठीक है, ऐसी नदी या सामान्य जो हम नदी देखते हैं वैसी नहीं होती है। ये पहाड़ों पर जब बहुत सारा बर्फ जम जाता है तो वो क्या करता है, धीरे धीरे 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से गति करता है। तो उस जमे हुए बर्फ के बड़े हिस्से को हम हिमानी कहते हैं। ठीक है, हिमानी
जमा हुआ बड़ा बर्फ का टुकड़ा। तो विद्यार्थियों इसी कश्मीर हिमालय में ही हमें कुछ प्रमुख हिमानी या ग्लेशियर भी देखने को मिलते हैं। हालांकि ट्रांस हिमालय में हमने उन्हें पढ़ा है, जैसे सियाचिन हमें देखने को मिलता है, इसी श्रृंखला में हमें देखने को मिलता है बालतोरो। ठीक है, ये सारे के सारे जो प्रमुख ग्लेशियर हैं, जैसे सियाचिन हो गया, बालतोरो हो गया, ये हमें इसी कश्मीर हिमालय में ही देखने को मिलते हैं। विद्यार्थियों इसी कश्मीर हिमालय में ही इस क्षेत्र में, इसी कश्मीर हिमालय में ही इस लद्दाख के क्षेत्र में कुछ प्रमुख झीलें भी हैं जो आजकल काफी चर्चा में हैं। जैसे एक झील का नाम आप लोगों ने सुना होगा जिसका नाम है पैंगोंग। ये झील का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा, ये है पैंगोंग झील, इसे कहते हैं पैंगोंग त्सो। ठीक है, इसे कहा जाता है पैंगोंग त्सो। तो जो पैंगोंग लेक है, जो पैंगोंग झील है, जो कि अभी लद्दाख में है, पहले जम्मू कश्मीर में हुआ करती थी, तो लद्दाख में जो पैंगोंग झील है जो भारत और चाइना की सीमा पर है, जिसको लेकर अभी काफी विवाद भी चल रहा है, वो भी विद्यार्थियों इसी कश्मीर हिमालय के अंतर्गत ही आती है। और पैंगोंग झील के निकट ही एक झील और है जिसका नाम है त्सो मोरारी। त्सो मोरारी। तो ये दोनों ही महत्वपूर्ण झीलें हैं और ये दोनों की दोनों महत्वपूर्ण झीलें विद्यार्थियों कश्मीर हिमालय में ही सम्मिलित होती हैं। तो काफी महत्वपूर्ण है कश्मीर हिमालय। विस्तार सिंधु से सतलज, लंबाई 560 कर लीजिए, लंबाई है इसकी 560 किलोमीटर। ठीक है, लंबाई है इसकी 560 किलोमीटर। इसके अलावा इसी श्रृंखला में जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल, धौलाधार जैसी श्रेणियां आती हैं। इसी श्रृंखला में ही बाल्टोरो और सियाचिन जैसे ग्लेशियर भी मौजूद हैं और इसी श्रृंखला में पैंगोंग त्सो और त्सो मोरारी जैसी प्रमुख खारे पानी की झीलें भी मौजूद हैं। इसके अलावा कश्मीर में कुछ मीठे पानी, कश्मीर हिमालय में कुछ मीठे पानी की भी झीलें, जैसे हम देखें तो आपने सुना होगा वुलर झील, डल झील, वो भी कश्मीर हिमालय में ही सम्मिलित होती हैं। कश्मीर हिमालय से आगे बढ़ेंगे तो आप देख पा रहे होंगे, देखिए सिंधु से सतलज तक हो गया कश्मीर और सतलज से काली नदी के बीच का जो हिमालय पड़ेगा, सतलज से काली नदी के बीच का जो हिमालय पड़ेगा विद्यार्थियों, इस हिमालय को कहा जाता है कुमायूं हिमालय। ठीक है, सिंधु से सतलज कश्मीर और सतलज से काली कुमायूं हिमालय। ठीक है, कुमायूं हिमालय सतलज से काली नदी के बीच में आपको देखने को मिलेगा कुमायूं हिमालय। लंबाई की बात करें यदि हम कुमायूं हिमालय की, तो लंबाई है इसकी 320 किलोमीटर। ठीक है, यदि हम लंबाई की बात करें कि कुमायूं हिमालय की लंबाई कितनी है, विस्तार कितना है, तो कुमायूं हिमालय का विस्तार है विद्यार्थियों 320 किलोमीटर। सबसे महत्वपूर्ण बात जो है इसके बारे में वो ये कि कुमायूं हिमालय में ही मौजूद है विद्यार्थियों बद्रीनाथ, जो आपने खूब सुना होगा। बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, त्रिशूल है, माना है, नंदा देवी है, यमुनोत्री है, गंगोत्री है। ये सारी की सारी जो महत्वपूर्ण चोटियां हैं, ये सारी की सारी महत्वपूर्ण चोटियां इसी कुमायूं हिमालय में ही मौजूद हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, माना, नंदा देवी, कामेत, ये सारी की सारी महत्वपूर्ण चोटियां जो हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ तो बहुत ही फेमस है। ठीक है, गंगोत्री यमुनोत्री भी बहुत फेमस है। तो अक्सर करके आपसे पेपर में पूछ लेगा कि बताइए बद्रीनाथ जो है या केदारनाथ जो है वो किस हिमालय का हिस्सा है, तो आपको जवाब देना होगा कि बद्रीनाथ अथवा केदारनाथ हिस्सा है किसके, कुमायूं हिमालय के। ठीक है, विस्तार है इसका 320 किलोमीटर में और किन नदियों के बीच में है, तो सतलज और काली नदी के बीच में आपको देखने को मिलेगा कुमायूं हिमालय। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब देखो ये जो कुमायूं हिमालय है इसके पश्चिमी हिस्से को, ठीक है, जो कुमायूं हिमालय है इसके पश्चिमी हिस्से को, यानी इसके इस वाले हिस्से को पीछे की तरफ जो पश्चिम में पड़ेगा, तो इसके पश्चिमी हिस्से को विद्यार्थियों कहा जाता है गढ़वाल हिमालय। ध्यान रखना, कुमायूं हिमालय जो है इसके पश्चिमी हिस्से को कहते हैं गढ़वाल हिमालय और पूर्वी हिस्से को कहा जाता है कुमायूं हिमालय। ठीक है, और उत्तराखंड के जो लोग हैं वो ये बात जानते होंगे कि इसी आधार पर उत्तराखंड में 2 मंडल भी बनाए गए हैं, गढ़वाल मंडल और कुमायूं मंडल। जो लोग उत्तराखंड के हैं वो इस बात को बेहतर जानते होंगे। तो ये हुआ हमारा कुमायूं हिमालय। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो इसी क्षेत्र में कुछ प्रमुख आपके जो हिल स्टेशंस भी हैं, इंपॉर्टेंट हिल स्टेशंस भी हैं, जैसे नैनीताल हो गया, भूमिताल हो गया, सातताल हो गया। तो ये जो है, जैसे नैनीताल आपसे पेपर में पूछ लेगा कि बताइए नैनीताल
जो प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल है वो किस हिमालय का हिस्सा है? तो आपका जवाब होगा कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय से आगे बढ़े तो हमने देखा सिंधु से सतलज कश्मीर, सतलज से काली कुमायूं, और काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक जो हमें हिमालय का विस्तार मिलेगा, काली से तीस्ता के बीच का जो हमें विस्तार मिलेगा वो है विद्यार्थियों नेपाल हिमालय। वो है विद्यार्थियों नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय की लंबाई है 800 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, नेपाल हिमालय की लंबाई कितनी है? नेपाल हिमालय की लंबाई है विद्यार्थियों 800 किलोमीटर। और 800 किलोमीटर की लंबाई के साथ नेपाल हिमालय सभी हिमालयों में सबसे ज्यादा विशाल है। ध्यान रखेंगे, सभी हिमालयों में, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे कुमायूं हो, चाहे नेपाल हो या असम हो, इनमें सबसे विशाल श्रृंखला कौन सी है? सबसे विशाल श्रृंखला है नेपाल हिमालय, जिसका विस्तार है काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में, और इसका जो विस्तार है वो 800 किलोमीटर में है। विद्यार्थियों नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदी के बीच में है। और आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे नेपाल से तो ये आ जाएगा, ये इलाका है हमारा सिक्किम। ठीक है, ये इलाका कौन सा है? ये इलाका सिक्किम है। सिक्किम से ही निकलती है तीस्ता नदी। तो सिक्किम में, ठीक है, सिक्किम में नेपाल हिमालय को, ध्यान रखेंगे, सिक्किम में नेपाल हिमालय को सिक्किम हिमालय कहा जाता है। बंगाल में, यहां पर बंगाल में इसे दार्जिलिंग हिमालय कहा जाता है। और भूटान में, ठीक है, भूटान में, यहां पर भूटान में इसे भूटान हिमालय कहा जाता है। तो नेपाल हिमालय के मुख्य रूप से 3 नाम है और वो जगह के नाम पर ही रख दिए गए हैं, तो ऐसी कोई खास दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, नेपाल हिमालय जब सिक्किम में पहुंचता है तो इसे सिक्किम हिमालय कहा जाता है। जब ये मतलब जब ये नेपाल हिमालय विस्तार करता हुआ पहुंचता है विद्यार्थियों बंगाल में, तो हम इसे दार्जिलिंग हिमालय कहते हैं। और जब इसका विस्तार पहुंचता है भूटान में तो हम इसे भूटान हिमालय कहते हैं। तो पेपर में आपसे इस तरीके से भी पूछ सकता है कि बताइए भूटान हिमालय या दार्जिलिंग हिमालय या सिक्किम हिमालय ये किस हिमालय का हिस्सा है? तो चाहे सिक्किम हिमालय आ जाए पेपर में, चाहे दार्जिलिंग हिमालय आ जाए या भूटान हिमालय आ जाए, ये सभी के सभी हिस्से हैं किसके विद्यार्थियों? नेपाल हिमालय के। तो नेपाल हिमालय का हिस्सा है दार्जिलिंग हिमालय, नेपाल हिमालय का हिस्सा है भूटान हिमालय, और नेपाल हिमालय का हिस्सा है विद्यार्थियों सिक्किम हिमालय। तो ये सारे के सारे हिमालय जो हैं वो नेपाल के अंतर्गत ही आते हैं। विद्यार्थियों इसी भाग में हमें कुछ महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएं देखने को मिलती हैं। जैसे इसी भाग में हमें देखने को मिलता है प्रसिद्ध माउंट एवरेस्ट। तो वैसे अगर आपसे पूछता है कि माउंट एवरेस्ट किस हिमालय का हिस्सा है तो आप जवाब देते हैं वृहद हिमालय का। लेकिन मान लो वृहद हिमालय ऑप्शन में नहीं हुआ तो फिर आपको जवाब देना होगा नेपाल हिमालय। देखिए लिखा हुआ है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट वृहद हिमालय के अंतर्गत भी आता है और माउंट एवरेस्ट नेपाल हिमालय के अंतर्गत भी आता है। तो इसी नेपाल श्रृंखला में ही आपको देखने को मिलेगा माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, कंचनजंगा, मकालू इत्यादि। तो विद्यार्थियों इसी हिमालय के अंतर्गत प्रसिद्ध, नेपाल हिमालय के अंतर्गत ही प्रसिद्ध माउंट एवरेस्ट अवस्थित है। ध्यान रखेंगे, आपसे पेपर में बिल्कुल पूछ सकता है। ठीक है ना, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, है ना। तो माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल हिमालय के अंतर्गत ही आता है और नेपाल हिमालय की लंबाई 800 किलोमीटर और 800 किलोमीटर की लंबाई के साथ ये सबसे विशाल या सबसे लंबा हिमालय श्रृंखला है। अब नेपाल हिमालय से हम आगे बढ़ेंगे तो देखो ये है तीस्ता और ये है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सिंधु से सतलज के बीच में था कश्मीर हिमालय, सतलज से काली के बीच में है कुमायूं हिमालय, काली से तीस्ता के बीच में है नेपाल हिमालय और तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है विद्यार्थियों असम हिमालय। ठीक है, तो नेपाल को पढ़ने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला जो हमारा हिमालय है वो है असम हिमालय। असम हिमालय की यदि लंबाई की बात की जाए तो इसकी लंबाई है विद्यार्थियों 720 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 720 किलोमीटर। 720 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है विद्यार्थियों असम हिमालय। असम हिमालय की लंबाई है 720 किलोमीटर और असम हिमालय जो है वो तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक विस्तृत है। ठीक है,
जो असम हिमालय है ये तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक विस्तृत है और ये सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश तथा भूटान राज्यों में फैला हुआ है। यदि हम देखें ये किन किन राज्यों में फैला हुआ है तो सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और यहां पर लगता है भूटान। इन सभी राज्यों में विस्तृत है विद्यार्थियों असम हिमालय। असम हिमालय की यदि हम कुछ प्रमुख चोटियों की बात करें तो जोमो लाहिरी, काबस, जांगसांगला, पोहनी, नामचा बरवा। नामचा बरवा से आपको कुछ याद आ रहा होगा, मैंने नामचा बरवा का जिक्र किया था जब हिमालय का पहला लेक्चर किया था। ये जो चोटी आप देख रहे हैं विद्यार्थियों, ये चोटी है नामचा बरवा। नामचा बरवा वृहद हिमालय में शामिल है और नामचा बरवा चोटी हिमालय की सबसे पूर्वतम चोटी है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। नामचा बरवा जो चोटी है विद्यार्थियों हिमालय की सबसे पूर्वतम चोटी है, सबसे पूर्व में। और उसी समय मैंने आपको बताया था सबसे पश्चिमतम, तो सबसे पश्चिमतम कौन सी थी? सबसे पश्चिमतम थी विद्यार्थियों नंगा पर्वत या नागा पर्वत, जिसका हमने जिक्र किया था। तो ध्यान रखेंगे असम हिमालय में ही मौजूद है हिमालय की सबसे पूर्वतम चोटी जिसका नाम है नामचा बरवा। और यदि हम देखें सबसे पश्चिमतम तो वो पड़ेगी कश्मीर हिमालय में, और कश्मीर हिमालय में कहां पड़ेगी? जिसका नाम है नागा पर्वत, जिसको हम पढ़ चुके हैं विद्यार्थियों। तो इस तरीके से ये था सामान्य विभाजन हिमालय का, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा हिमालय का वर्गीकरण, बहुत ही छोटा सा टॉपिक था और उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। विद्यार्थियों, नदियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण पढ़ने के बाद हम आज ही पूर्वोत्तर की पहाड़ियों की भी चर्चा कर लेते हैं। विद्यार्थियों, पूर्वोत्तर की जो पहाड़ियां हैं वो भारत के जो उत्तर पूर्व की 7 बहनें हैं उन राज्यों में विस्तृत हैं। विद्यार्थियों, ये जो पहाड़ियां जिन्हें आज हम पढ़ेंगे ये हिमालय का ही हिस्सा हैं, हम ध्यान रखेंगे ये हिमालय का ही हिस्सा है। और ये केवल यहाँ तक नहीं अपितु नीचे अंडमान निकोबार तक विस्तृत हैं। लेकिन समय के साथ अंडमान निकोबार क्षेत्र की जो पहाड़ियाँ थीं वो पानी में डूब गईं और आज वो छोटे छोटे द्वीपों के रूप में हमारे सामने मौजूद हैं। विद्यार्थियों, यदि हम देखें तो ये है हिमालय श्रृंखला और ये जो आप देख रहे हैं ये है ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो अरुणाचल प्रदेश में एक गार्ज का निर्माण करती है जिसके बारे में मैं पहले आपको बता चुका हूं, जिसका नाम है दिहांग। विद्यार्थियों, ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में दिहांग गार्ज का निर्माण करती है और इसी दिहांग गार्ज से ही हिमालय जो है वो दक्षिण दिशा में मुड़ जाता है, ठीक है। इसी दिहांग गार्ज से, दिहांग गार्ज क्या है? दिहांग गार्ज वो जगह है जहां से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में एंटर करती है। विद्यार्थियों, इसी दिहांग गार्ज से ही हिमालय जो है वो दक्षिण दिशा की ओर मुड़ जाता है और भारत की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। भारत की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है और यहां पर अनेक प्रकार की पहाड़ियों का निर्माण करता है जिनका आज हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, ये जो पहाड़ियां आपको दिखाई दे रही हैं ये स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। तो विद्यार्थियों, अरुणाचल प्रदेश में मुख्य रूप से जो आपको पहाड़ियां देखने को मिलती हैं वो है 3। कौन सी है? पहली है यहां पर अबोर की पहाड़ी, अबोर पहाड़ी, हालांकि मैंने लिखा नहीं है लेकिन वो है, ठीक है। अबोर की पहाड़ी, मिश्मी की पहाड़ी और पटकाई बोम। ध्यान रखेंगे विद्यार्थियों, अरुणाचल प्रदेश में आपको 3 पहाड़ियां देखने को मिलेंगी। पेपर में बिल्कुल यहां से प्रश्न आता है और पूछा जाता है, ठीक है। कौन कौन सी हैं? अरुणाचल प्रदेश में अबोर की पहाड़ी, मिश्मी की पहाड़ी और पटकाई बोम। ये तीनों के तीनों पहाड़ियां कहाँ अवस्थित हैं? अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित हैं। अरुणाचल प्रदेश से जैसे ही हम नीचे बढ़ेंगे बॉर्डर आ जाएगा नागालैंड का। नागालैंड में जो पहाड़ियां विद्यार्थियों हैं उन पहाड़ियों को हम कहते हैं नागा पहाड़ी। ये तो बहुत ही आसान है, प्रश्न आपसे पूछेगा नागा पहाड़ी कहाँ है, तो नागा से नागालैंड, सीधे सीधे आप बता दो। तो पटकाई बूम, मिश्मी और अबोर पहाड़ियों के नीचे आपको मिलेंगी नागा पहाड़ी जो कि नागालैंड में है। और नागालैंड से जब आप नीचे जाओगे तो आ जाएगा मणिपुर। विद्यार्थियों, नागालैंड से नीचे आने पर आपको मिलेगा मणिपुर और मणिपुर में हमें मिलती हैं मणिपुर की पहाड़ियां। मणिपुर में हमें मणिपुर की पहाड़ियां मिलती हैं जिनका एक अन्य नाम लैमाटोल भी है, ध्यान रखेंगे। मणिपुर में हमें मणिपुर की पहाड़ियां मिलेंगी जिनका एक अन्य नाम लैमाटोल भी है।
और मणिपुर से जब आप नीचे आओगे तो स्टेट आ जाएगा मिजोरम। मणिपुर से जब आप नीचे बढ़ोगे तो स्टेट आ जाएगा मिजोरम। और मिजोरम में जो पहाड़ियां हैं विद्यार्थियों, मिजोरम में जो पहाड़ियां हैं उन पहाड़ियों को हम कहते हैं मिजो पहाड़ियां। विद्यार्थियों इन पहाड़ियों को हम क्या कहते हैं? मिजो पहाड़ियां। और विद्यार्थियों इन्हीं मिजो पहाड़ियों को जो कि मिजोरम में है, इनकी पूर्वी सीमा को कहा जाता है लूशाई। ध्यान रखना, इन्हीं मिजो पहाड़ियों को पूर्वी सीमा में लूशाई कहा जाता है। और यही लूशाई पहाड़ी जो है वो म्यांमार में अराकान योमा के नाम से जानी जाती है। ध्यान रखेंगे विद्यार्थियों, इसी मिजो पहाड़ी का पूर्वतम हिस्सा लूशाई के नाम से जाना जाता है। और यही लूशाई पहाड़ियां म्यांमार में अराकान योमा के नाम से विस्तृत है। ध्यान रखेंगे विद्यार्थियों, इसी मिजो पहाड़ी में ही एक बहुत ही फेमस माउंटेन है जिसे कहा जाता है ब्लू माउंटेन। पेपर में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए आपको पता होना चाहिए ब्लू माउंटेन। ब्लू माउंटेन विद्यार्थियों, ब्लू माउंटेन कहां अवस्थित है? ब्लू माउंटेन मिजो पहाड़ियों में ही अवस्थित है। ब्लू माउंटेन इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि दूर से जब आप देखोगे तो ये आपको बिल्कुल नीले रंग का दिखाई देगा। पास से देखने पर शायद ये आपको ऐसा नहीं लगेगा, लेकिन जब आप दूर से देखोगे तो आपको नीले रंग की पहाड़ियां दिखाई देंगी। उसका कारण ये है कि यहाँ पर जो वृक्ष हैं उनसे एक द्रव जैसा पदार्थ निकलता है जो हल्के से नीले रंग का होता है, और वो तकरीबन इस पहाड़ी पर मौजूद सभी वृक्षों से निकलता है। और जब इन सभी वृक्षों को एक साथ देखा जाता है तो पूरा का पूरा जंगल नीले रंग का दिखाई देता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं ब्लू माउंटेन। पेपर में पूछा गया प्रश्न है ब्लू माउंटेन कहाँ अवस्थित है? तो मिजोरम में अवस्थित है। किन पहाड़ियों में अवस्थित है? मिजो पहाड़ियों में अवस्थित है। मिजोरम से जब आप आगे बढ़ोगे तो ये जो आपको दो पहाड़ियां दिखाई दे रही हैं ये है असम की पहाड़ी विद्यार्थियों। और असम में मुख्य रूप से जो पहाड़ियां मिलती हैं उन्हें कहा जाता है मिकिर पहाड़ी। ध्यान रखना, ये जो दो पहाड़ियां आपको दिखाई दे रही हैं ये असम में स्थित हैं और असम में ब्रह्मपुत्र के दक्षिण में है। देख सकते हैं ये ब्रह्मपुत्र नदी है, इसके दक्षिण में है। तो ब्रह्मपुत्र के दक्षिणी तट पर आपको मिलती हैं मिकिर की पहाड़ियां, और मिकिर पहाड़ियां अवस्थित हैं कहां पर? असम राज्य में। सारे के सारे नाम याद रखिएगा, पेपर में कोई भी पूछा जा सकता है। मिकिर पहाड़ियां कहां हैं? ब्लू माउंटेन किधर है? पटकाई बूम किधर है? अराकान योमा, ठीक है, लूशाई, सारे के सारे। तो ये जो दो पहाड़ियां दिख रही है असम में है और इनका नाम है मिकिर। और इनसे हम आगे बढ़ेंगे तो ये है विद्यार्थियों गारो, खासी, जैंतिया जो मेघालय राज्य में है, और ये इसी क्रम में है। ध्यान रखना, इसी क्रम में है। सबसे पहले गारो है, फिर खासी है, फिर जैंतिया है, यानी बीच वाली जो है खासी पहाड़ी है, ठीक है। और इन्हीं पहाड़ियों में विद्यार्थियों, इन्हीं पहाड़ियों में गारो, खासी, जैंतिया में ही जो खासी नाम की पहाड़ी है विद्यार्थियों, इसी खासी नाम की पहाड़ी पर ही मौजूद है चेरापूंजी और मासिनराम। और मासिनराम आपको पता होगा दुनिया का सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान है, जहां पर औसतन वार्षिक वर्षा 1023 सेंटीमीटर से भी ज्यादा होती है। विद्यार्थियों, विश्व का सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान मासिनराम खासी पहाड़ियों पर ही स्थित है। और ये गारो, खासी, जैंतिया तीनों पहाड़ी कहाँ हैं? ये तीनों पहाड़ी जो आपका मेघालय राज्य में है। ध्यान रखेंगे, ये मेघालय राज्य में है और इसी मेघालय राज्य की खासी पहाड़ी पर ही स्थित है मासिनराम, जो कि दुनिया का सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान है। तो विद्यार्थियों, ये थी हमारी पूर्वोत्तर की पहाड़ियां। छोटा सा टॉपिक था, उम्मीद करता हूं ये दोनों टॉपिक जो आज हमने कवर किए, एक तो पर्वतों के आधार पर मतलब नदियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण, और दूसरा पूर्वोत्तर की पहाड़ियां, दोनों आपको बेहतर ढंग से समझ में आ गए होंगे। यदि समझ में नहीं आए हैं तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे कोई भी डाउट पूछ सकते हो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।